चलिए भाई, तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और स्टार्ट क्या करना है सबको मालूम है। जैसे स्टार्ट ये कि हम लोग एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब कि जो क्वेश्चन है उनका एक्सरसाइज का, चाहे वो एडिशनल का, ठीक है, वो सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, खुद से डिस्कस करेंगे। और बेटर ये कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल भी है, उसका पहले से आपको हो सकता है कि आंसर जान रहे हो, तो जान रहे तो कोई बात नहीं है, उसको बना करके बाद में आप देखिएगा या एट द टाइम बना के देखिएगा। लेकिन हम यहाँ टाइम थोड़ा कम देंगे, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन करें और उसको हम खुद से जो है ना वो सॉल्व कर दें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितना क्वेश्चन है करीब करीब आज टारगेट रखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस कर लें। और पहला जो सेशन है वो 40 मिनट्स का, जैसे जूम पे है 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स ही चल पाएगा। तो 40 मिनट्स में जितना मैक्सिमम आ सकता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। और सारा एनसीईआरटी का ही सिर्फ हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और बाद में कुछ और भी एडिशनल हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक चीज़ बता देते क्लियरली, अभी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, वो सभी फिर डिस्कशन करेंगे। और ये सारा जितना वीडियो यहाँ पे बनेगा वो सारा वीडियो जो है वो हम आपका ऐप के स्टोर में डाल देंगे। जिनको नीड हो वो बाद में भी अपना जा करके देख सकते हैं, ठीक है। जो ज्वाइन कर सकते हैं कीजिए, जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, वो जा करके स्टोर से देख लेंगे, ठीक ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की कहानी यहाँ पे। देखिए, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है क्या कि 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट इन द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन में जैसे हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस मालूम है, और हमेशा जो मार्क किया गया वैल्यू होता है, ठीक है, जैसे 220 वोल्ट दिख रहा है, 50 हर्ट्ज दिख रहा है, तो ये 220 वोल्ट आपका कौन सा ईएमएफ होगा, वोल्टेज होगा। तो हमेशा मार्क किया गया वैल्यू जो होता है वो ईआरएमएस या आप वीआरएमएस बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास ईआरएमएस गिवन है, और ये ईआरएमएस 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी हमको मालूम है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो 100 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम का, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, क्योंकि सिर्फ ये ऐसा एसी सर्किट है जिसमें रजिस्टर जोड़ा गया है, और जिसमें रजिस्टर जोड़ा गया है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। और प्योरली रजिस्टिव सर्किट में ईआरएमएस में अगर हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ दी या रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है आपका आईआरएमएस, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात ये है कि आईआरएमएस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ईआरएमएस में अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हम लोग को आईआरएमएस मिल जाता है। यहाँ पर ईआरएमएस की जो वैल्यू है वो 220 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है वह आपका 100 ओम है, ठीक ना। अब यहाँ से देखते हैं, ये कैंसिल इससे कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2.2 एम्पियर। तो ये हम लोग को मिल गया आईआरएमएस। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, नो सर, ठीक है जी। तो अब जरा यहाँ पे देखिए सेकेंड इसका पार्ट क्या है, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए। अच्छा, सेकेंड पार्ट में देखिए व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, ठीक है। और हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखिए जो पावर कंज्यूम होता है, यानी कि ट्रू जो पावर होता है वो ट्रू पावर का फॉर्मूला होता है ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब देखिए जो cos फाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये तो पावर फैक्टर है। और जो आपका गिवन सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। तो जब प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा तो ऑब्वियस कि उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होता है सबको मालूम होगा, ये 1 के इक्वल, ठीक है। ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। एक मिनट, चलिए, तो ये 1 के इक्वल होगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो ट्रू पावर है वो हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है।
और पावर फैक्टर तो आपको मालूम है 1 के इक्वल। अब ERMS की वैल्यू देखिए, तो ERMS की जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है 220 वोल्ट, और IRMS कैलकुलेट करके लाए हम लोग 2.2। यहाँ से इसको हटाते हैं तो फिर ये इससे कैंसिल, तो ये 22 इंटू 22। अब बेटर मालूम होगा ना कि 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 22 इंटू 22, तो ये हो गया आपका 44 और ये भी 44, यानी कि 484। तो टोटल ये कितना आ गया 484, ठीक है। ये इतना हम लोग को मिल गया यहाँ पे पावर कंज्यूम। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए ये यूनिट यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये पावर कंज्यूम है, पावर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए भाई, तो ये कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या मतलब कि आगे बढ़े? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहा है ना कि पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द RMS वोल्टेज। चलिए यहाँ पे देखिए पीक वोल्टेज यहाँ पे कितना दे रखा है, तो पीक वोल्टेज यानी कि E नॉट कितना आपका दे रखा है, ये है 300 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द RMS वोल्टेज। तो जब हम लोग को RMS वोल्टेज फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे ERMS निकालना है, तो ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई क्या लिखना है यहाँ पे, E नॉट बाई √2, ठीक है, E नॉट बाई √2। तो E नॉट 300 और ये बाई कितना हो जाएगा √2। अब बेटर मालूम है 300 लिखें और √2 की वैल्यू 1.41। अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो अप्रॉक्स ये 212 वोल्ट के इक्वल आएगा। चलिए तो ये आया समझ में क्या? यस सर। यस सर। चलिए भाई, तो ये समझ में आया। अब इसका देखिए जो पार्ट आपका बी है, द RMS वैल्यू ऑफ करेंट इन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। तो चलिए बताइए इसमें क्या दिया हुआ है, इस बार दिख रहा है RMS वैल्यू, और ये RMS वैल्यू कितना दे रखा है 10 एम्पियर। तो सेकेंड में हमारे पास IRMS है और ये IRMS 10 वोल्ट के इक्वल। अब हमको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है भाई, तो फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द पीक करंट, यानी I नॉट, है ना। तो पीक करंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बेटर मालूम, IRMS इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, I नॉट बाय √2। जो फॉर्मूला जानते हो वो बिल्कुल बताया करेंगे भाई, ठीक है। तो I नॉट बाय √2। तो पीक करंट फाइंड आउट करने के लिए I नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब ये √2 की वैल्यू 1.41 ले लीजिए और इसकी वैल्यू कितना ले लीजिए 10। यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 100। अब ये इससे कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 14.1 एम्पियर। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, मैक्सिमम करंट, जिसको हम लोग पीक करंट भी बोलते हैं। चलिए इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए ये नोट करना है या आगे बढ़े? चलिए फास्ट रिप्लाई करते जाइए। समझ में आया? यस बोलिए। बना सकते हैं अपने से, कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन ये सब है नहीं अभी, ठीक है। यस सर। चलिए यस सर। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड। अब ये क्वेश्चन थर्ड अगर देखा जाए, बिल्कुल देखिए, तो क्वेश्चन थर्ड में 44 मिली हेनरी इंडक्टर है,
और इस इंडक्टर को एक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के सोर्स के साथ जोड़ दिया गया है। तो फिर बताइए कौन सी सर्किट होगा। एक इंडक्टर है, हाँ बिल्कुल, और इस इंडक्टर को एक एसी सोर्स के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, जिसका मार्क वैल्यू कितना है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अब इंडक्टर लगा है तो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट ही होगा, है ना। तो ये आपका एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू, अब देखिए गौर कीजिएगा कि हम लोग मैक्सिमम करंट जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में निकाले थे तो इसका फॉर्मूला आया था ई नॉट बाई एक्सएल, है ना, ई नॉट बाई एक्सएल, और ये जो एक्सएल है आपका वो एल ओमेगा के इक्वल। अब मान लीजिए कि अगर आपको पीक वैल्यू मालूम है तो दोनों तरफ से अगर हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ई नॉट बाय यहाँ भी लिख लेते हैं √2 और ये एल ओमेगा, तो बेटर मालूम कि ये क्या बन जाएगा आपका आई आर एम एस। तो ये बन गया आपका आई आर एम एस, ठीक है। और इसको हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई आर एम एस और बाई एल ओमेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे अब अगर इस क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, चलिए देखिए, तो ई आर एम एस हम लोग को मालूम है, ई आर एम एस कितना दे रखा है, तो बल्कि देखिए ई आर एम एस आपका हो गया 220 वोल्ट। ई आर एम एस मालूम हम लोग को है कि ये 220 वोल्ट के इक्वल है। अच्छा, अब देखिए एल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। एल की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एल की वैल्यू कितना दे रखा है 44 मिली हेनरी। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, जो आपका एल की वैल्यू है वो 44 मिली हेनरी है, और इसको हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻³ से 44 में मल्टीप्लाई कर दी, ये हेनरी में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या चाहिए हम लोग को, ओमेगा चाहिए। ओमेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला बेटर जानते हैं 2πf होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 2 × 3.14 इंटू जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो कितना है आपका 50 है। तो इससे हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगा, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस। ई आर एम एस मतलब 220, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गया। चलिए एल ओमेगा, एल की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 44 × 10⁻⁻3, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू हो गया 2 × 3.14 × 50, ये लिख सकते हैं हम लोग। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, तो ये हम लोग को मिल जाएगा आई आर एम एस। इसको कैलकुलेट कर दें या कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग? कर लेना सर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कर ही लेना चाहिए, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें भी थोड़ा और ज़्यादा समय चल जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि आई आर एम एस निकालना था, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है आई आर एम एस का, तो ई आर एम एस बाई एल ओमेगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए और खुद से ज़रा बताइए भी। इसमें देखिए कैपेसिटर दिख रहा है, कैपेसिटेंस गिवन है आपका। चलिए, तो जो कैपेसिटेंस दिख रहा है ज़रा बताएंगे, वो कैपेसिटेंस गिवन है और उसको हम लोग एक एसी सोर्स के साथ जोड़ चुके हैं। तो ये कौन सी सर्किट होगा? प्योरली कैपेसिटिव। बिल्कुल, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, यानी इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर है और इसको हम लोग एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस दे रखा है 60 माइक्रोफैराड, ठीक है। और सोर्स की जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो चलिए, इसके हिसाब से हम लोग को क्या क्या मालूम है। बोले सी की वैल्यू मालूम,
60 माइक्रोफेराड, जिसको 60 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेराड हम लोग लिख सकते हैं। दूसरी बात कि ये 110 किसकी वैल्यू है, तो ये 110 ERMS की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे 110 वोल्ट लिख लिए ERMS की वैल्यू। अच्छा, इसमें भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी मालूम है, फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज, कोई डाउट तो इसमें होना नहीं चाहिए। अब फिर देखिए क्या पूछ रहा है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, ठीक है। और ये प्योरली हम लोग इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट ये पढ़ चुके हैं, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा इस बार डायरेक्ट लिखेंगे। तो जो IRMS है वो IRMS ERMS, ठीक है, और बाय XC के इक्वल। और बेटर सबको मालूम है कि जो XC जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितने के इक्वल होता है, 1 by omega c. बिल्कुल 1 by 1 omega बाय c. ओमेगा सी, बिल्कुल बहुत सही। तो 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है, तो ये 1 बाय ओमेगा सी। तो अब अगर हम लोग इसमें वैल्यू रख लें IRMS इज इक्वल टू ERMS, चलिए ये हो गया ERMS और ये 1 बाय ओमेगा सी। अब इसको हम लोग ऊपर लेकर के आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ओमेगा सी इंटू ERMS। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No sir. नो सर। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितना है, तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, क्लियर। ओमेगा डायरेक्ट गिवन तो है नहीं, और इंटू कैपेसिटेंस इंटू ERMS, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 60, कैपेसिटेंस कितना है 60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ये हो गया 6, और ERMS कितना दे रखा है 110 वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा IRMS। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No sir. No sir. तो ये तो पक्का कैलकुलेट हो जाएगा आप लोग से, या कर दें हम? Yes sir. चलिए कैलकुलेशन हो जाएगा, आगे बढ़ें। Yes sir. Yes sir. ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जो बता सकते हैं ना आंसर वो डायरेक्ट बताएंगे, हमको लगता है बता ही पाएंगे। देखिए जो 7.3 क्वेश्चन आपका था और जो 7.4 था, ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन था आपका ये 7.4, ठीक है, दिख रहा है इसमें कैपेसिटर लगा हुआ था, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था। और ये जो क्वेश्चन था 7.3 ये आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 है, क्वेश्चन नंबर 7.3 और 7.4, उसमें पूछ रहा है कि नेट पावर बताइए क्या होगा, नेट पावर क्या होगा, ठीक है, नेट पावर एब्जॉर्ब बाय इच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो कोई आंसर बताएंगे? जीरो। बिल्कुल बहुत सही, ठीक है। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हम लोग देखिए पावर जो होता है ना, पावर का फॉर्मूला वो ERMS इंटू IRMS है ना, और cos फाई, ठीक है। और cos फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर, है ना। और जब हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ते हैं, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में जो पावर फैक्टर होता है, जो आपका पावर फैक्टर है, ठीक है, यानी cos फाई वो आपका 90 डिग्री बनेगा। अब खुद देखिए cos 90 डिग्री, ठीक ना, क्या लिख दिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। हाँ, फेज डिफरेंस जो होगा वो π/2, तो जो पावर फैक्टर cos फाई है उसकी वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब सोचिए कि जब पावर फैक्टर आपका 0 हो गया तो ट्रू पावर भी क्या मिलेगा, तो ट्रू पावर भी आपको 0 मिलेगा। तो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट होगा या पावर कंज्यूम होगा वो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग पहले भी ऐसे पढ़ चुके हैं। अब वैसे ही सोचिए कि जब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट
तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना आता है? तो वहाँ भी फेज डिफरेंस आपका π/2 ही होता है ना। साइन अगर हम लोग हटाते, पॉजिटिव निगेटिव हटाते, तो एंगल तो π/2 ही आएगा, चाहे वो लीड करे चाहे वो लैग बिहाइंड रहे, एंगल तो π/2 ही है। तो इस केस में भी जो पावर फैक्टर हम लोग को मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी अगर हम लोग पावर कंज्यूम निकालें, ठीक है, तो ये पावर कंज्यूम फिर यहाँ भी हम लोग को कितना मिलना है? 0। तो चाहे प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, इन दोनों में जो पावर कंज्यूम होगा वो हम लोग को हमेशा 0 मिलेगा। कोई डाउट है इसमें? नमस्कार। चलिए, No, sir. तो ये आपका क्वेश्चन 5 हो गया। चलिए, ज़्यादा फास्ट नहीं ना लग रहा है? नहीं सर, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल सनी प्रसाद बोल दिए तो फिर सही होगा। तो बस भाई ये क्वेश्चन 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे। ऑब्टेन दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यानी कि ये एक्चुअल एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ, यहाँ पर इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी, कैपेसिटेंस है 32 माइक्रोफेराड, रेजिस्टेंस है 10 ओम। पूछ रहा व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो क्यू वैल्यू चाहिए। देखिए क्यू वैल्यू कैसे मिलेगा हम लोग को। क्यू वैल्यू का अगर बात कर ले, क्वालिटी फैक्टर की बात कर ले, तो क्वालिटी फैक्टर का कोई फॉर्मूला बताएंगे? V0/Vi। हाँ, V0/Vi। अगर V0/Vi मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज मालूम हो तो चलिए क्वालिटी फैक्टर का हम लोग फॉर्मूला V0/Vi लिख सकते हैं। चलिए और कोई फॉर्मूला? 1/r √L/C। हाँ बिल्कुल, 1/r √L/C, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी ओमेगा आर पूछ रहा है। तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्वालिटी फैक्टर निकालना हो, क्यू फैक्टर निकालना हो, तो हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ भी लाए थे, और जो हम लोग कैलकुलेट करके बैंडविड्थ लाए थे वो R/L के इक्वल। तो ओमेगा आर इंटू L/R भी हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा आर इंटू L/R भी लिख सकते हैं, ये भी क्वालिटी फैक्टर का है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब पहला यहाँ पे देखेंगे ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा आर मिल जाएगा, और L और R हम पहले से जान रहे हैं, तो हम ज़्यादा बेटर जो है वो ये प्रीफर करेंगे कि भाई हम ये फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि हमको ओमेगा आर फाइंड आउट करना है। तो जब ओमेगा आर की बात आता है तो इसका फॉर्मूला 1/√LC, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो 1/√LC, तो 1/L की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? L की वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पे 2 दे रखा है, और जो आपका C की वैल्यू है 32 माइक्रोफेराड है। तो 2 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻6, इतना तो लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा, ये 64, है ना। 64 तो हाँ, तो 1/8 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻3, इतना आ जाएगा ये। अब ये 1/8 हो गया, तो ये 1/8 देखिए 1/8 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ऐसे, और 1/8 अगर देखा जाए तो ये 0.1 2 और ये 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि ये टोटल 125 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? No, sir. सर थर्ड लाइन पे इंटीग्रेट किया है सर क्या? इंटीग्रेशन तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ दिख रहा है आपको? थर्ड लाइन में, ये लाइन में कहाँ इंटीग्रेशन है? यहाँ तो इंटीग्रेशन नहीं है भाई, ठीक है। देखिए 1/√2, यस सर। हाँ, यहाँ रूट में है ना, ये रूट LC दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू, L की वैल्यू 2 पुट किए हैं, और C की वैल्यू 32 माइक्रोफेराड था, 32 इंटू 10⁻⁻6 लिखे, ठीक ना।
जो 1/8 इंटू 10⁻³ है 1/8 डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो ये 0.125 आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट कट जाता है 125 और ये 10⁻3 तो ये 125 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? सर हाँ चलिए देखें, तो क्यू फैक्टर चाहिए, ओमेगा आर मिल चुका है, इनटू एल बाई क्या लिखना है हम लोग को, आर। अच्छा, अब ये ओमेगा आर की वैल्यू 125, एल की वैल्यू 2 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 10 है, तो नीचे यहाँ पे लिख लिए 10। 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, तो 250/10, ये कैंसिल आउट, अब ये हो गया आपका 25। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, तो ये क्लियर है। चलिए भाई, सब लोग समझ चुके हैं इसको ना अच्छे से, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैराड का और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक इंडक्टर से जिसकी वैल्यू 27 मिली हेनरी है। व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, फ्री ऑसिलेशन यानी ये रेजोनेंस का केस है, ठीक है जी। तो जब ये रेजोनेंस के केस है तो बड़ा सिंपल इसकी सॉल्यूशन होगा। रेजोनेंस के केस में हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC पढ़े, है ना, तो ये 1/ कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए ये हो गया L की वैल्यू 27 इंटू 10⁻³ इतना लिख सकते हैं। चलिए C की वैल्यू कितना है 30 माइक्रोफैराड यानी 30 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से ये कि भाई देखिए 1/√27 और इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा 27 का आपका 3 इंटू 9 इंटू और ये 3 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, और ये 10⁻, देखिए यहाँ -6 -3 आपका -9 होता और ये एक जीरो लेंगे तो 10⁻, ये -8 आ जाएगा। अब इसमें से जो बाहर आएगा, इसमें से 3 इसका बाहर और ये भी 3 बाहर आ जाएगा और ये 10⁻⁻4 यानी ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो ये टोटल हो गया 1/9 इंटू 10⁻4, ठीक है, 1/9 0.11 इंटू 10⁻4, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1.1 इंटू 10⁻3। क्लियर है ये, इतना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। आए ये समझ में? Yes, sir. चलिए Yes, sir. तो ये भी समझ में आया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। देखिए अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो था नहीं, एक कैपेसिटर एक इंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पे जो सिंपल सा कहानी था फ्री ऑसिलेशन। अब बात ये आ रहा ना कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पूछना चाहिए था, ठीक है, पूछे नहीं, आपको इसमें से कहीं से भी ये लगा कि LCR सर्किट है, चलिए अब आप लोग समझ में आ गया होगा। LCR सर्किट तो है नहीं है और हम लोग रेजोनेंस का केस जो पढ़ते हैं वो LCR सर्किट के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सर्किट है इस सर्किट को नाम दिया गया। इस सर्किट का नाम क्या है जरा गौर कीजिएगा। इसमें एक इंडक्टर और इस इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर, ठीक है, ये आपका LC सर्किट कहलाता है, जिसको हम लोग पहले जो है ना, ये टॉपिक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन में पता नहीं है या नहीं है, ठीक ना। अब जरा गौर कीजिएगा, तो LC ऑसिलेटर नाम का एक डिवाइस होता है, ठीक है, और जब LC ऑसिलेटर में
हम लोग करते क्या है कि इस डिवाइस के हेल्प से एलसी सर्किट ही है ये, लेकिन इसको पूरा हम लोग एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, पहले हम लोग कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देते हैं। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक प्लग की लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये फिर धीरे धीरे कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब इसकी चार्ज समझिए कि सर्किट में फ्लो होना शुरू होता है। तो इसके पास कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो इसकी एनर्जी है वो एनर्जी आप जानते होंगे, पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक ना, वो Q²/2C के इक्वल होगा। अब समझिए कि इसकी ये एनर्जी वापस से जो है ना करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द सर्किट। अब ये करंट फ्लो होना शुरू होगा सर्किट से, और जब यही करंट थ्रू द इंडक्टर फ्लो करेगा तो समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये पूरा कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस समय इस सर्किट से फ्लो होने वाला या इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, और जब करंट उस समय मैक्सिमम होगा तो इस इंडक्टर के पास मैक्सिमम फील्ड एनर्जी होगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगा, जिसका फॉर्मूला अगर लिखना हो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी तो वो ½ Li² के इक्वल है। मान लीजिए यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी जो है ना मैक्सिमम था तो Q0², और जब करंट जो है मैक्सिमम होगा तो उस समय I0 लगा लीजिए। तो यानी कि एक टाइम में ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और फिर से देखने को क्या मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो एक तरह से ये जो एनर्जी है वो कैपेसिटर इंडक्टर के बीच जो है ना वो बार बार एक तरह से बैक एंड फोर्थ उनकी मूवमेंट हो रहा है, यानी टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, ऐसा ही हो रहा है। इसके वजह से इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से ऑसिलेशन यानी वेव बनना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ एलसी ऑसिलेटर, ठीक है। अब जब ये एलसी ऑसिलेटर में जब वेव बनना शुरू हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होना शुरू हो गया, तो वो वेव की फ्रीक्वेंसी होगा, और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 1/2π√LC के इक्वल आता है, ठीक है, जो बिल्कुल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ठीक है। तो हमको बात ये समझ में आना चाहिए कि अगर फ्री ऑसिलेशन कहा जा रहा है, फ्री ऑसिलेशन कहा जा रहा है, तो फ्री ऑसिलेशन बिल्कुल आपको समझ करके रखना है कि ये रेजोनेंस कंडीशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। जबकि रेजोनेंस सिर्फ सीरीज LCR सर्किट में हो सकता है, लेकिन जब रेजोनेंस के केस में जितना फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही फ्रीक्वेंसी आपका जब LC सर्किट में ऑसिलेशन प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इतना ही आएगा, 1/2π√LC। अब सोचिए कि अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है तो ओमेगा R की जो वैल्यू होगा वो 1/√LC के इक्वल आएगा। ये बात आया समझ में? Yes, sir. चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ पूछना भी है किसी को कुछ? No, sir. नो सर। चलिए, सबको समझ में अच्छे से आ रहा है? Yes, sir. ठीक। तो अभी जो टाइम है ना आपका वो कंप्लीट हो चुका है एक सेशन का, ठीक है। तो आपका अभी भी करीब करीब कितना क्वेश्चन बच गया है? 4 क्वेश्चन। तो क्या वो 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दें या यहीं पे इसकी एंडिंग कर दें? कर दीजिए।